नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। दिस इज़ मयूर फिरोदिया। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इनकम टैक्स सीजन की शुरुआत हो गई है और इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स अपने पास में हो जाते हैं या फिर कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती है नोइंगली अननोइंगली। तो वो सब चीज़ों के बारे में बात करने का यही सही टाइम है। सो उसके लिए आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका अपन ने स्पेसिफिक ध्यान रखना है या फिर कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती है कॉमन जो कि अपने को ध्यान रखना है और जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम अवॉइड करनी है। और ये मिस्टेक्स होने के बाद में क्या होता है कि इनकम टैक्स की तरफ से आपको डिमांड भी आ सकती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से नोटिस आ सकती है जिसमें आपको एडिशनल टैक्स भरना पड़ सकता है या फिर आपको उसके साथ में इंटरेस्ट और पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। सो सबसे पहला जो पॉइंट है जो कि बहुत बार मिस आउट हो जाता है या फिर जिसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, वो है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर ITR फॉर्म। ITR फॉर्म जैसे आप सभी को मालूम है कि ITR फॉर्म के अलग अलग टाइप है, ITR 1 से लेके ITR 2, ITR 3, ITR 4। सो जब भी आप इनकम टैक्स पोर्टल से फाइल करते हो वहाँ पे हमें पहले ITR फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ता है कि अगर समझो नॉर्मल इनकम रहेगा, पेंशन इनकम रहेगा तो ITR 1 है, सैलरी के साथ में कैपिटल गेंस के भी ट्रांजैक्शन है तो ITR 2 है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए ITR फॉर्म सही से सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी टैक्स कंसल्टेंट से या फिर CA के तरफ से अगर रिटर्न फाइल करते रहेंगे तो ये चीज़ आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी। बट अगर आप खुद से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सही से ITR फॉर्म का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। ITR भरते टाइम अगर फॉर्म सही से सिलेक्ट नहीं किया तो आपका ITR रिजेक्ट भी हो सकता है और आपको एक्स्ट्रा इनकम टैक्स, उसके ऊपर पेनल्टी, इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है। उसके बाद में एक बहुत कॉमन एक चीज़ मिस आउट हो जाती है आज के डिजिटल ज़माने में। जैसे कि आप किसी ऑनलाइन पोर्टल से रिटर्न अपना फाइल कर रहे हैं तो आपका बैंक स्टेटमेंट रिव्यू करना आप भूल जाते हैं, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे आपको बस आपका फॉर्म 16 देना है और उसके साथ में आपका अगर जो आपको इनकम आपको जो मालूम है वही बस देते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट में ऐसे बहुत सारी इनकम है जो मिस आउट हो जाती है इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम। जैसे कि समझो आपका कुछ सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है या फिर आपका कुछ बॉन्ड्स का इंटरेस्ट है जो कि किसी भी जगह पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है बट सीधा बैंक अकाउंट में आता है। कुछ डिविडेंड इनकम है जो कि 26 एस में भी दिखता है बट ऐसे बहुत सारी टाइम पे जो डिविडेंड का इनकम है वो 26 एस वगैरह में दिखता नहीं है बट हमें वो बैंक स्टेटमेंट में रिसीव होता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम बैंक स्टेटमेंट का रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक अपना समरी बना लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम। सो क्या होता है कि बैंक स्टेटमेंट में जो क्रेडिट साइड में एंट्रीज आती है तो उसके ऊपर देख के आपको पता चल सकता है कि ये कौन सा इनकम है और इस हिसाब से आपका रिटर्न भरते टाइम आपको आसानी जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉन डिस्क्लोजर्स मतलब क्या है कि स्पेसिफिकली ऑल बैंक अकाउंट्स। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो सभी के सभी आप वहाँ पे डिस्क्लोज करिए। नॉर्मली क्या होता है कि हम वही बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे मेजरली ज़्यादा ट्रांजैक्शन है या फिर जहाँ पे सैलरी आता है, जहाँ पे कोई इनकम आता है। ठीक है, सो ऐसा नहीं करना है। हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम सभी बैंक अकाउंट का डिस्क्लोजर करना जरूरी है। उसके बाद में और एक चीज़ जो डिस्क्लोजर्स के इसमें मिस आउट हो जाती है वो एग्जम्प्ट इनकम। सो अब अगर आप पूछेंगे कि वो तो इनकम जिसके ऊपर मुझे टैक्स ही नहीं भरना है पर डिस्क्लोज क्यों करना है, जैसे आपका PPF का इंटरेस्ट है, उसके बाद में कुछ LIC का मैच्योरिटी है जो कि नॉन टैक्सेबल है या फिर टैक्स फ्री बॉन्ड्स का इंटरेस्ट है, तो ये सब चीज़ें मिस आउट हो जाती है। तो बट इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप ये सब चीज़ें भी इवन एग्जम्प्ट इनकम भी आपके ITR फाइलिंग के टाइम पे डिस्क्लोज करना मत भूलिए। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि आप जैसे देखते हैं कि जैसे अपन ने बात किया कि ऑलरेडी ऑनलाइन पोर्टल वगैरह से आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो कुछ इंटरेस्ट इनकम मिस आउट हो जाते हैं। इंटरेस्ट इनकम के इसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 10,000 तक एग्जम्प्ट होता है बट सेविंग बैंक का इंटरेस्ट अपन डिस्क्लोज करना भूल जाते हैं। उसके बाद में है कि बहुत कॉमनली दिखने में आता है कि FDR के ऊपर का एक्रूड इंटरेस्ट। अब आप अगर बैंक के तरफ से अगर इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट लेंगे तो उसमें भी एक्रूड जो इंटरेस्ट होता है
तो वो भी बैंक शो करती है एज ए इनकम। इनकम हमें बैंक में रिसीव नहीं होती है, फिर भी उसके ऊपर टैक्स देना जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे हैं कि जहाँ पर एक्रूड इनकम लेना मिस आउट हो गया है। सो उस चीज़ का खास ध्यान रखिए। उसके बाद में कुछ बॉन्ड्स के इंटरेस्ट है जो कि डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आते हैं, बट किसी 26AS में या फिर AIS वगैरह में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। सो ये भी इंटरेस्ट का ध्यान रखना है, रिटर्न फाइलिंग के इसमें अपने को लेना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 26AS AIS का रिकन्सिलिएशन, जिसके इसमें आपके सभी इनकम की डिटेल्स आती है, जैसे आपके सैलरी इनकम है, जैसे आपको किसी के पास में से रेंट आया है, आपको प्रोफेशनल रिसीट्स आई है, आपको आपके शेयर्स म्यूचुअल फंड के सेल परचेस के ट्रांजैक्शन उसमें दिखते हैं। उसके बाद में आपको किसी इंटरेस्ट है, FDs के ऊपर का इंटरेस्ट है, ये सब टाइप का इनकम AIS में आता है। बहुत सारे टाइम ऐसा देखा गया है कि AIS और 26AS इसका रिकन्सिलेशन या फिर ये चेक करना भूल जाते हैं। तो ये ऐसा चीज़ नहीं करना है, क्योंकि AIS या 26AS ये सब डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे अवेलेबल है, और इसका ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में इसकी जानकारी ऑलरेडी रहती है। सो उसके वजह से AIS 26AS का रिकन्सिलेशन ITR फाइलिंग के टाइम पे विशेष इसका ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कैपिटल गेन के ट्रांजैक्शंस, कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स या फिर प्रॉपर्टी वगैरह। ये टाइम पे ये सब ट्रांजैक्शन ITR फाइलिंग के टाइम पे मिस आउट हो जाते हैं। एक तो क्या है कि लॉसेस के टाइम पे अगर आपको ये सब चीज़ों में लॉसेस है, तो बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि लॉसेस है तो क्यों दिखाना है, बट लॉसेस लेने के वजह से आगे अगले साल में कुछ 8 साल तक आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, और आगे जो आपको टैक्स लायबिलिटी अगले सालों में आना है उसके साथ में सेट ऑफ कर सकते हैं। तो उसकी वजह से लॉसेस मिस आउट नहीं होना चाहिए। लॉसेस मिस आउट ना होने के लिए आपको ITR फाइलिंग जो ड्यू डेट है, जो कि अभी रिसेंट के लिए 31 जुलाई है, उसके पहले अपने को वो लॉसेस आपके ITR फाइलिंग में लेना है। बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे डीमैट के अकाउंट्स अपने पास में ऑलरेडी रहते हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन है वही डीमैट अकाउंट के ट्रांजेक्शन हम इनकम टैक्स के रिटर्न में लेते हैं, बट बाकी के भूल जाते हैं। तो उसके लिए ध्यान रखना है कि आपके जो डीमैट्स अकाउंट हर जगह पे है, हर ट्रांजैक्शन हर अकाउंट के ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स हमने ITR फाइलिंग के टाइम लेने हैं। उसके बाद में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कि जो भी इनकरेक्ट डिडक्शंस क्लेम्स, अगर आपको सैलरी में HRA मिलता है, रेंट का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG में नहीं ले सकते। सो ऐसी कॉमन मिस्टेक है, इसका हमने ध्यान रखना है। जैसे कि डोनेशन के इसमें बहुत सारे डोनेशन के इसमें जो भी डोनेशन का अमाउंट है उसके 50% ही अपने को डिडक्शंस अलाउड है इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम करना, बट बहुत टाइम 100% तक क्लेम कर देते हैं, और उसके बाद में इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आने के चांसेस है। डोनेशन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये साल में फॉर्म 10BE लॉन्च किया है। तो जैसे हमें सैलरी के केस में फॉर्म 16 मिलता है TDS डिडक्शन के लिए, वैसे ही डोनेशन के सीट के अलावा आपको फॉर्म 10BE लेना ज़रूरी है, तो ही आप डोनेशंस का क्लेम आपके इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं। तो ये चीज़ का सही से ध्यान रखना है। उसके बाद में जो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसके साथ में कुछ एडिशनल फॉर्म्स भी अपने को फाइल करने पड़ते हैं। जैसे कि समझो आप फॉरेन टैक्सेशन का रिलीफ ले रहे हैं, तो वो केस में आपको फॉर्म 67 भरना है। अगर न्यू टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 10IE भरना है। एरियर्स ऑन सैलरी का कुछ क्लेम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 89, तो आपको फॉर्म 10E फाइल करना है। इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही फॉर्म फाइल करना पड़ता है। ये सब जो फॉर्म्स है ये इनकम टैक्स के वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो अगर ये फॉर्म अपन ने फाइल नहीं किए तो ये जो भी क्लेम कर रहे हैं अपन, सो उसका आपको डिडक्शन इनकम टैक्स अलाउ नहीं करेगा। सो ये एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद में जो कि और एक कॉमनली हमने नोटिस किया है, प्री वैलिडेशन ऑफ बैंक अकाउंट। आप अगर आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके आपके प्रोफाइल सेक्शन में बैंक अकाउंट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट है वो प्री वैलिडेट करना ना भूलिए। ये एक मोस्ट कॉमन रीज़न है कि आपका रिटर्न इनकम टैक्स प्रोसेस कर देता है, बट रिफंड आपको जल्दी से आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है।
आपको ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे प्री वैलिडेट करना है। उसके बाद में एक छोटे से कुछ अदर पॉइंट्स देखेंगे कि जो डिस्क्लोजर्स देना मैंडेटरी है इनकम टैक्स रिटर्न में। जैसे कि आपके पास आप अगर कुछ अनलिस्टेड शेयर्स हेल्ड कर रहे हैं, आपके पास में कुछ अनलिस्टेड शेयर्स है, सो उसका अपने को हमें डिस्क्लोजर्स देना इनकम टैक्स रिटर्न में मैंडेटरी है। उसके बाद में आप अगर कोई फॉरेन बैंक अकाउंट्स आप होल्ड कर रहे हो, सो उसका भी डिस्क्लोजर आपको इनकम टैक्स रिटर्न में देना ज़रूरी है। रेसिडेंशियल स्टेटस का भी डिटेल सही सही से देना आपको इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूरी है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी तक डिस्कस की है। ये सब चीज़ों का इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।